जय श्री राम। कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरा रायपुर में कोचिंग सेंटर। देखते रहो, अब सीधा आते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, मतलब रासायनिक बल के कारण गति। रासायनिक बल के कारण गति मतलब रासायनिक अभिक्रिया में गति। रासायनिक बल के कारण देख तोड़ते जा रहे हैं ना, रासायनिक बल गति की मतलब रासायनिक बल के कारण गति मतलब रासायनिक अभिक्रिया की गति। अब रासायनिक अभिक्रिया बताते, जैसे तुम लोग दूध में बोलता हूँ, दूध में नींबू के रस डालो तो दूध फट जाता है, तुरंत फटता है। नींबू का रस डालते ही दूध फट जाता है, मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि नींबू का रस डाले दूध फट गया, बहुत तेजी से हुआ, तो ये तीव्र गति है। अब यहीं पे बोल रहे हैं दूध से दही बनाना 3 दिन लगता है, 2 से 3 दिन। तो दूध से दही बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन 2-3 दिन लगता है। इसमें धीमे गति से अभिक्रिया हो रहा है। लोहे में जंग लगना ये और ज़्यादा धीमे होती है। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया स्पीड में होता है, कोई एकदम तेजी से होता है, जैसे दूध का फट जाना बहुत तीव्र गति का अभिक्रिया है। उसके बाद कोई अभिक्रिया धीमे गति से होता है, जैसे दूध से दही बनना धीमे गति का है, और लोहे में जंग लगना कई दिनों में लगता है, अत्यंत धीमे गति। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है, रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल की गति कारण। तो अभिक्रिया का वेग मतलब कोई धीरे गति से हो रहा है तो कोई जल्दी। तो हम लोग अभिक्रिया का वेग पहले टॉपिक आ गया। इसको अभिक्रिया का वेग बोलो या दर बोलो, दोनों एक ही मतलब है। अभिक्रिया की वेग बोलो या दर 2016 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2014 में। अब ये समझने आ रहे हैं, तो उससे पहले अभिक्रिया समझते हो। तुम लोग कोई बोला रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते, तो तुम बोलोगे A, B, ये C, D, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इधर को क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे अभिकारक। इधर को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इस साइड को क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये तुमको मालूम है। रासायनिक अभिक्रिया इस टाइप के लिखते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इनकी मात्रा कम होते जाते, ये कम होते जाता है, क्योंकि ये लोग क्रिया कर करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक क्रिया कर करके उत्पाद बनाते हैं, तो इसकी मात्रा कम होते जाता है, और समय के साथ इसकी मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये क्रिया कर करके ये बनाते थे, ये कम होता है और ये बनता है इसलिए अधिक। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज़ है कि वक्त के साथ, समय के साथ इसकी मात्रा कम होते जाता है और इसकी मात्रा बढ़ते जाता है। एक चीज़ ध्यान से सुनो, हम इधर लिख दिए हैं और इधर भी लिख दिए, तो जो कुछ समझना है इसी में समझना है। तो मैं बोला ये लोग क्रिया कर करके बनाते हैं, तो इसकी कम होती है, मात्रा कम होती है। मात्रा कम होती है मतलब सांद्रण कम होती है। तो अभिकारक के सांद्रण कम होते जा रही है और उत्पाद का सांद्रण अधिक होते जा रहा है। अभिकारक का सांद्रण कम होते जा रहा है, उत्पाद का सांद्रण अधिक होते जा रहा है। तो भाई ये समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको एक साथ बोल रहा हूँ तो बोलूँगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, क्योंकि दोनों में सांद्रण में परिवर्तन होता है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। एक बार और सुनो, ये रासायनिक अभिक्रिया है तो क्या बोलोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये लिख दिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इसी को लिखे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद, तो लिख दे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अब माना रासायनिक अभिक्रिया ये है,
तो यही लिख दिए, माना रासायनिक अभिक्रिया है तो A प्लस बी। अच्छा, इसमें अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते, ध्यान से देखते रहे। अभिक्रिया की दर कैसे लिखते, इधर ध्यान से सुनो। ये A है तो एक अभिकारक A है तो इसको लिखे, और ये जो कोष्टक में कर रहा हूँ ये सांद्रण को बताता है। ये अभिकारक है तो अभिकारक को लिखा, और इसको कोष्टक, ये जैसे कभी भी कोष्टक में बोलते थे, इस कोष्टक को क्या पढ़ते हैं, सांद्रण। और यहाँ पर A लिखा हूँ तो क्या पढ़ूंगा, A के सांद्रण, और सामने में डेल लगाया, सामने में डाल, तो ऐसे पढ़ूंगा। डेल मतलब परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, A के सांद्रण में परिवर्तन, A के सांद्रण में परिवर्तन, और बटे में समय, बटे में समय। तो यही चीज़ लिखने वाला हूँ। तो ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक को लिखा, ये लिखा मतलब वो सांद्रण, डेल लिखा मतलब परिवर्तन, और बटे में समय, डेल टी। अच्छा, अभिकारक की मात्रा कम होती है तो यहाँ माइनस लेते, यहाँ क्या लेते हैं, माइनस। बी भी अभिकारक है तो ये बी अभिकारक भी, ये हो गया सांद्रण, ये परिवर्तन, और बटे समय, और ये तो ये बी के सांद्रण में परिवर्तन, माइनस। तो अभिकारक की मात्रा कम होती है तो इन दोनों में माइनस है ना। अच्छा, ये सी, तो ये सी लिखे, और ये डेल बटे डेल टी। अच्छा, उत्पाद प्लस में लेते हैं, ये अभिकारक लोग को माइनस में, उत्पाद प्लस में, वैसे डी को भी प्लस में लेंगे ना। ये डी, ये सांद्रण हो गया, ये परिवर्तन हो गया, ये डेल टी। तो अभिक्रिया की दर को इस तरीके से लिखते हैं, ये अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख दिए, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया निम्न है बोले तो अभिक्रिया लिखे, और ये अभिक्रिया की दर। ये देखो, ए सामने में ये सांद्रण, ये कोष्टक सांद्रण, ये डेल बटे डेल टी, अभिकारक के लिए माइनस, वैसी बी के लिए लिखे, वैसी सी के लिए लिखे, वैसी डी। तो ये अभिक्रिया की दर, तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, 2013 में पूछ दिया था, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा, दर बोले या वेग बोले की मतलब है ना, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, 2013 सेटे में पूछा था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये अभिक्रिया दे दिया था 1 नंबर, और ये अभिक्रिया दिया था तो 2, 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, 2 नंबर दिया था। अच्छा, अभिक्रिया की दर लिखना है, तो ये अभिकारक कौन है, N2, ये क्या डाल दिए, सांद्रण, ये क्या हो गया, परिवर्तन, और अभिकारक के सामने में माइनस, बटे डेल टी। तो ये N2 के लिए लिख दिया। अब इसके लिए H2 के लिए लिख रहे हैं, ये कौन है, H2, ये क्या हो गया, सांद्रण, ये परिवर्तन, ये माइनस, बटे डेल टी। लेकिन यहाँ पर देखो 3 का गुणा है, यहाँ क्या गुणा है, 3 का, 3 का गुणा है तो इसके लिए भाग, 3 का गुणा है तो भाग, याद रखना संख्या भाग में जाता है। अच्छा, मैं इसके लिए देखो, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन ये उत्पाद है, ये कौन है, NH3, ये सांद्रण हो गया, कोष्टक क्या हो गया, सांद्रण, ये परिवर्तन, और ये समय अंतराल, लेकिन 2 संख्या भाग में। मैं अभी बोला था संख्या 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, ये 2 संख्या कहाँ जाएगा, भाग में। तो ये तुम्हारा किसके लिए लिखा गया, अभिक्रिया की दर। बस इतने ही लिखना था, 1 नंबर। एक क्वेश्चन ये भी दिया था, इधर देखो, H2 अभिकारक है और ये परिवर्तन हो गया, अभिकारक है इसलिए माइनस में, कम होता है ना इसकी मात्रा, यहाँ बताए थे अभिकारक की सांद्रण कम होते जाते इसलिए माइनस में। अच्छा, सेम इसके लिए करेंगे, I2 अभिकारक है और डेल और माइनस अभिकारक है इसलिए बटे डेल टी। अच्छा, इधर देखो, HI बड़े कोष्टक ये लगाए सांद्रण के लिए, ये लगाए डेल परिवर्तन के लिए, और डेल टी, लेकिन गुणा में कौन है, 2, तो ये 2। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था, अभिक्रिया के वेग ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन था, ये 2 ठीक दिया था, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, बस इतना ही लिखना था। तो ये अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं। ताक्षणिक अभिक्रिया की दर, यहाँ पर है अभिक्रिया की दर, ये भी क्वेश्चन आया था ना, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर 2011 से। ताक्षणिक का मतलब होता है तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, तुरंत मतलब किसी क्षण,
तत्क्षणिक मतलब तत्काल, तत्काल तुरंत, फास्ट बोलते, और मतलब किसी क्षण। भाई किसी क्षण में रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही, किसी क्षण में रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही ताक्षणिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, और कुछ नहीं। किसी क्षण में, किसी क्षण में, यह समय बहुत कम है, बस किसी क्षण में बोलो, यह समय बहुत कम है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही ताक्षणिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब ताक्षणिक अभिक्रिया कोई नया वर्ड नहीं है, समय बहुत कम रहे, बस समय बहुत कम रहे, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या बोलते हैं, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे थे माना रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, तो यहाँ भी वैसे लिखे माना रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, और A + B C + D, जैसे देखो इसको देखो और इसको देखो, A + B C + D, यहाँ पर लिखे अभिक्रिया की दर, यहाँ पर लिखे ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। अच्छा इधर देखो ना, दोनों सेम है, बस यहाँ पर डेल कर रहे हैं, यहाँ डेल बाई डेल, डेल बाई डेल, डेल बाई डेल यहाँ, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ को डी बाई डी कर रहे हैं, मतलब डेल को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डेल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डी, तो यहाँ सब चीज़ डेल में सिंबॉलिक है और यहाँ डी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी समय बहुत कम रहे तो डेल ना उपयोग करके डी, देख डेल मतलब परिवर्तन है, और वो बहुत कम समय रहे तो डेल ना लग के डी, तो यही डेल ना लग के डी लिए। अब ये भी क्वेश्चन आया था, देखो ये सेट ए में आया था, तो ये सेट बी में आया था, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निम्न अभिक्रिया के लिए क्या लिखा, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तात्क्षणिक बोला है ना, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तो ये अभिक्रिया था, ये भी पूछा है ना, 2N2O5 4NO2 तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। अच्छा इसमें देखो सेम लिखूंगा, ये कौन है अभिकारक, तो लिख दिया N2O5, ये सांद्रण, और ये d/dt, और ये माइनस, अभिकारक में माइनस, तो यहाँ d/dt देख, यहाँ डेल बाई डेल करते हैं, तो यहाँ d/dt, अभी अभिकारक इसलिए माइनस, इसके लिए निकलूँगा, तो ये NO2 सामने में d लगाऊंगा, और 4dt, मैं बोला हूँ संख्या को भाग में देते, देख यहाँ भी संख्या 2 है, 2 को भाग में देंगे, 2 को भाग, यहाँ संख्या 4 है, 4 को भाग में, यहाँ लेकिन उत्पाद है तो ये प्लस में, अब ये लिखेंगे O2 d/dt, ये वैसे इस अभिक्रिया के लिए लिख रहा हूँ, ये H2 अभिकारक है और d/dt, और ये माइनस, तो यहाँ डेल ना लिख के d/dt, सेम यहाँ करूँगा, माइनस d/dt Cl2, और ये कौन है HCl, तो HCl, ये सांद्रण d/dt हो गया, और ये 2। अच्छा इधर देखो, ये अभिकारक है तो माइनस और माइनस में, ये उत्पाद है तो ये प्लस में, और दो भाग में, संख्या को कहाँ दे गए, भाग में। तो ये तुम्हारा 2 शब्द हो गए, एक हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया की दर हो गया, और ये हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर देखो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक, एक वर्ड है अभिक्रिया की दर। अच्छा 2015 सेट ए, 2021 सेट सी, 2021 सेट सी में पूछा है, 2021 में पूछा है, क्या पूछा है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक, कितना है 3 कारक। क्योंकि हाँ इस चैप्टर को ध्यान से सुनो ना, रासायनिक बलगतिकी का पैटर्न है 2 धन 3, टोटल 5 नंबर आता है, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, 2 धन 3, टोटल 5 अंक, एक प्रश्न 2 नंबर, एक प्रश्न 3, तो ये 3 नंबर में पूछा था, 3 कारक लिखे। तो तुम लोग याद रखना, प्रभावित करने वाले कारक में अभिकारक का सांद्रण, क्या याद रखना है, अभिकारक का सांद्रण, बस नाम याद रखो, अभिकारक का सांद्रण, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का दाब और उत्प्रेरक। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिख दिए हैं,
अभिकारक का सांद्रण, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का दाब, उत्प्रेरक। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखोगे? याद, ये कौन सा पूछा? अभिक्रिया की दर, बस इस लाइन को रख दे। तो एक तुम्हारा क्या है? अभिकारक का सांद्रण, तो इसको रट लो और लिखो। अंदर क्या लिखोगे? अंदर लिखना अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, एकदम फिक्स। इनको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी। तो अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अच्छा, हेडिंग क्या डालूं? अभिक्रिया का ताप। तो इसके अंदर क्या लिखोगे? अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ती है? अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो यहाँ भी लिखे थे अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यहाँ लिखना अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो एक फिक्स वर्ड लाइन है। अभिक्रिया का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यही थोड़ा अलग है, ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये 3 टॉपिक हो गया, ये और ये 3 टॉपिक, इसकी शॉर्ट ले लेना। दर निर्धारक पद 2021 सेट बी, 2017 सेट सी। क्या लिखा है? दर निर्धारक पद किसे कहते? अच्छा, इसको समझने के लिए कहानी सुनो। क्लास में, कोई भी क्लास में, जैसे तुम्हारे 12वीं कक्षा में 2 टाइप के बच्चे हैं, एक होशियार बच्चे हैं और एक गधे बच्चे हैं। 12वीं में 2 टाइप के बच्चे हैं, एक होशियार बच्चे और एक गधे बच्चे। किसी चीज़ को समझाया जाए तो होशियार बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन गधे बच्चे को समझने में टाइम लगता है। तो तुम्हारा टीचर कब तक पढ़ाता है? देखो, होशियार बच्चा तो जल्दी समझता है, गधे बच्चे को समझने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो तुम्हारा टीचर कब तक पढ़ाता है? जब तक कि वो गधे बच्चे भी समझ ना जाए। कब तक पढ़ाता है? जब तक गधे बच्चे भी समझ ना जाए। मतलब क्लास का टाइम कौन खा रहा है? गधा बच्चा, क्योंकि उसको समझने में समय लगा और टीचर तब तक पढ़ाते रहे। तो पूरा समय कौन खा रहा है? गधा बच्चा। तो वही गधा बच्चा दर निर्धारक पद है। जो धीमे गति से समझ रहे वही क्या पद है? दर निर्धारक पद। तो हाँ, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, अब इसमें बता रहे ना, कहानी समझ आ गया है। गधा बच्चा और होशियार बच्चा में दर निर्धारक पद कौन है? गधा बच्चा। क्यों है? क्योंकि वो धीमे गति से समझ रहे, समय ज़्यादा खा रहा है। अच्छा, अब रासायनिक अभिक्रिया में आ जाए। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होता है, 2 रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होता है, तो जो सबसे धीमे गति का पद होता है, सबसे धीमे गति का पद, उसे ही दर निर्धारक पद कहते हैं। अभी बोले थे क्लास में 2 बच्चे, होशियार बच्चा और गधा बच्चा, तो गधा बच्चा ही दर निर्धारक पद। वैसी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होता है, तो सबसे धीमे गति का पद वही दर निर्धारक पद। ये लिख दे, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होता है, तो उसमें सबसे धीमे गति वाले पद को ही दर निर्धारक पद कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए, उस उदाहरण को समझा रहे, एकदम ध्यान से देखो। N2O5 का विघटन अभिक्रिया निम्न है। N2O5 का विघटन, अब विघटन मतलब टूटना, तो N2O5 ऐसे टूट रहा है, देख रहे हैं। 2N2O5 प्लस 4NO2, ये इसमें टूट रहा है और ये इसमें टूट। तो N2O5 का विघटन अभिक्रिया निम्न है कि ये जो है ऐसे टूट रहा है, NO2 में टूट रहा है O2। ये जो अभिक्रिया हो रहा है वो 2 पदों में होता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होता है। ये जो अभिक्रिया 1 पद में लिखे हैं वो कितने भाग में? 2 पदों में पूर्ण होता है। इसका पहला पद, ये 2 पदों में पूर्ण होता है, तो इसका पहला पद में N2O5 टूटता है, NO2 में टूटता है और नवजात ऑक्सीजन में। N2O5 किस में टूटता है? NO2 में टूटता है और नवजात ऑक्सीजन में। फिर इसका दूसरा पद में ये जो नवजात ऑक्सीजन, और कहीं एक और अणु से आता है नवजात से, ये नवजात ऑक्सीजन, और किसी और अणु से आता है नवजात ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करके O2। लेकिन ये जो टूटने वाला ये जो क्रिया है वो धीमे गति से हो रहा है, और ये जो क्रिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ के O2 बना रहे हैं, ये तीव्र गति की अभिक्रिया है। और ये तीव्र गति का अभिक्रिया है, तो इन दोनों में जो धीमे गति का है
इन दोनों में ये प्रथम पद ही दर निर्धारक पद है क्योंकि ये धीमे गति से होता है। इन दोनों पदों में, एक पद और ये दूसरा पद में, दोनों पदों से प्रथम पद दर निर्धारक पद है, प्रथम पद ही दर निर्धारक, क्योंकि ये क्या होता है, धीमे गति। तो ये तुम्हारा समझ में आ जाएगा। बस एक गधे बच्चे और एक होशियार बच्चे, तो गधे बच्चे ही दर निर्धारक पद है क्योंकि वो धीमे गति से समझते। बस इन दोनों में से, दोनों पदों में से ये दर निर्धारक पद है, पहला पद दर निर्धारक पद है क्योंकि ये धीमे गति से होता है। अच्छा, ये तुम्हारा 2021-2017। एक और क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव 2020 से टे में आया था। अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव या ताप गुणांक, ये 2022 सेट सी, 2019 सेट सी, 2012 सेट ए। तो छोटे छोटे 2 नंबर और 3 नंबर का पूछते हैं। तो ये पूछा गया, सन लिख दिया गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया। अब इसको समझते हैं, ताप गुणांक। अच्छा, तुम लोग को मालूम है अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती, स्पीड बढ़ता है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की स्पीड बढ़ता है। ताप को 10 अंश सेल्सियस बढ़ाओ तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी बढ़ जाती है, डबल से ट्रिपल स्पीड में बढ़ जाता है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, स्पीड बढ़ता है। अभिक्रिया के ताप को केवल 10 अंश सेल्सियस बढ़ाओ तो इसकी स्पीड है वो 2 से 3 गुनी बन जाती है। इसीलिए ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल रूम में तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराना जब पड़ता है तो वहाँ बोला जाता है गर्म करने पर, क्या करने पर बोला जाता है, गर्म करने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। तो यही लिख दिया, यहाँ लिखा था अभिक्रिया का ताप पर का प्रभाव, तो ये सिंपल है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और बोला था अभिक्रिया के ताप को 10 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी बढ़ती है, ये लिख दिए। अभिक्रिया के ताप को 10 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी बढ़ती है, 2 से 3 गुनी बढ़। तो ये तो तुम्हारा हुआ अभिक्रिया का ताप पर प्रभाव, लेकिन तुम्हारा क्या पूछा, ताप गुणांक। अच्छा, ताप गुणांक ध्यान से सुनते रहो ना, T+10 अंश सेल्सियस, T+10 अंश सेल्सियस में ताप, अभिक्रिया का दर स्थिरांक, अभिक्रिया का दर स्थिरांक के T+10 है। देखो ये के ऊपर में और ये सिंबल में है, और T अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT है। तो इसी के अनुपात में, अब इधर सुनो ना, T+10 अंश सेल्सियस पर दर स्थिरांक कितना है, KT+10 है, और T अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक क्या है, KT है। और इसके अनुपात को ही हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। और इसका मान 2 से 3 के बीच होता है, इसका मान 2 से 3। बस परिभाषा हो गया, ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो बस इसको याद रखो, T+10 अंश सेल्सियस में 10 स्थिरांक KT+10 और T अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT बटे में मतलब अनुपात के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। और इसका मान 2 से 3 गुना, ये लिख दिए हैं। देखो T+10 अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT+10 और T अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान 2 से 3, और ये सूत्र हो गया, ये सूत्र। तो ये तुम्हारा ताप गुणांक हो गया, ठीक है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ताप, एक बार और सुन लो, देख तेरे को याद नहीं, बस इतना याद कर, ताप गुणांक T+10 अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT+10 और T अंश सेल्सियस में दर स्थिरांक KT, और ये बटे में है तो बटे में, तो अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान 2 से 3 अंश सेल्सियस, ये सेम लिख दिया गया, ये सूत्र लिख दिया। अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता, क्वेश्चन पूछा है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता आणविकता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग ये लिख दिए, अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता 2023 सेट ए, 2023 सेट ए, 2017 सेट ABC, 2009 सेट बी। तो ये पूछा है अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता किसे कहते। अब ध्यान से सुनते रहे, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, N2-3H2 2NH3, ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक। इसके सामने में कुछ नहीं है तो 1, इसके सामने में 3, तो 1 और 3 4। तो इसके अणुओं की संख्या कुछ नहीं है तो 1 है ना,
इसके अणुओं की संख्या 3, तो एक अणु और 3 अणु, टोटल 4 अणु, यही अणु संख्याता है। यही क्या है? अणु संख्याता। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया तो ऐसे बोलते हैं, परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है तो बोल देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये भी भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, किसका गिनोगे? बस अभिकारक के अणुओं की संख्या। तब इसको बोल दिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अणुसंख्यता कहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं, एक, इसके अणु 1, इसके अणु 3, 1 और 3 4। मैं जैसे और लिख रहा हूँ H2 धन I2 तीर 2HI, ठीक है, 2HI। तो इसकी अणु संख्यता, इसकी अणु संख्यता ये है 1, ये 1 और ये 1, 1 और 1 2, तो इसकी अणु संख्यता कितने हुए? 2। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक और लिख रहा हूँ CaCO3, ये बनता CaO प्लस CO2, इसकी अणु संख्यता, इसकी अणु संख्यता, ये इसके सामने एक ही ठोके तो इसका अणु संख्यता 1। तो कुछ नहीं है अणु संख्यता, यहाँ 1 और ये 3, तो 1 और 3 4, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 और 1 2, इसकी अणु संख्या, इसके एक ही अणु है तो अणु संख्या। और अभिकारक के अणुओं को ही देखना है, उत्पाद के अणु को नहीं देखना है। इसलिए परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं को ही, अणुओं की संख्या को ही अणुसंख्यता कहते हैं। अच्छा ये तुम्हारा छोटे छोटे क्वेश्चन है, दर निर्धारक पद, अभिक्रिया की अणुसंख्यता और ताप गुणांक, ठीक है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चन को लिख लेना। अभिक्रिया की कोटि 2023 सेट बी, फिर 14 में आया है, 16 में आया है, 9 10 14 16 2023 सेट बी, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। अच्छा इसको समझते हैं। तो ये देखो एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, तो इस हाँ इसमें ध्यान से सुनो, ये जो है ए बी सी, ये जो है अणुओं की संख्या है, ये क्या है? अणुओं की संख्या। ये जो स्मॉल ए बी सी लिखे अणुओं की संख्या, ये कैपिटल ए बी सी, ये अभिकारक है, तुमको मालूम होगा। जैसे लिखते हैं देखो N2 3H2 तीर जो भी है, तो ये इसके सामने कुछ नहीं, अणुओं की संख्या 1, इसके सामने 3, N2 और H2 क्या है? अभिकारक। तो यहाँ पर देख लो, ये ए बी सी ये अभिकारक है और ये स्मॉल ए बी सी अणुओं की संख्या है, और इसको एक साथ क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको बोल देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, एक साथ ना, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा अब आगे देखो, इसका दर नियम समीकरण लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? दर नियम समीकरण। तो दर बराबर, दर नियम समीकरण लिख रहा हूँ, दर बराबर, ये के लिखा गया है, ये दर स्थिरांक है। के क्या है? दर स्थिरांक। अभिकारक कौन है? ए, ये अभिकारक ए को लिखा, ये अभिकारक बी को लिखा, ये अभिकारक सी को लिखा, ये अभिकारक ए बी सी। अच्छा तुम लोग को मालूम है ना, ये ऐसा कोष्टक का मतलब क्या होता है? सांद्रण। क्या होता है? सांद्रण। मतलब ए का सांद्रण, अभिकारक ए का सांद्रण, अभिकारक बी का सांद्रण, अभिकारक सी, ये कोष्टक का मतलब होता है सांद्रण। अच्छा इनमें घात लगे, इनमें घात, तो ये ए बी सी अणुओं की संख्या, इसको नहीं लगाते, अलग से लगाते, पी क्यू आर। इनमें घात क्या लगाया हूँ? पी क्यू आर। अच्छा ये जो घात लगाया जाता है वो प्रयोग से निर्धारित होता है। ये घात यहाँ अणुओं की संख्या को नहीं लगाया जाता, बल्कि ये घात कहाँ से निर्धारित होता है? प्रयोग से। तो पी क्यू आर घात कहाँ से निर्धारित होता है? प्रयोग से। मैं अपने से नहीं लगाया हूँ, प्रयोग से निर्धारित होता है। अच्छा मुझे इसको बोलना होगा, इसको एक साथ बोलना होगा, तो मैं बोलूँगा दर नियम समीकरण। इसको एक साथ बोलूँगा दर नियम समीकरण।
और ये तुम लोग को अभी बोला था, ये तीनों क्या चीज़ है बोला था, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। अच्छा, अब कोटि, ये जो घात लगाए हैं इन घातों का जोड़ p + q + r, इन घातों को जोड़, इन घातों को जोड़ देंगे वही कोटि है, घातों को जोड़ देंगे वही कोटि। अब कैसे बोल रहे, परिभाषा दे रहा हूँ ना, ये एक साथ क्या बोला था, किसी रासायनिक, अब परिभाषा दिया जा रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, इसको क्या बोला हूँ, दर नियम समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारक के, एक बड़ा कोष्ठक मतलब सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण में जो घात लगाया जाता है, अभिकारक बड़े कोष्ठक मतलब सांद्रण, तो एक बार अभिकारक के सांद्रण में जो घात लगाया जाता है उन घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार अच्छे से परिभाषा देख, इसको एक साथ बोल दिए किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोला जाता है दर नियम समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारक के घात में, अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक के सांद्रण में जो घात लगाया जाता है उन घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार और सुन लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रण में जो घात लगाया जाता है उसे घात लगाया जाता है, उन घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते। इधर देख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ये वर्ड हो गए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में, दर नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रण में, देखो अभिकारक के सांद्रण में जो घात लगाया जाता है उन घातों के योग को ही, उन घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते। और इसी को फिर लिख दिया, देखो ना, माना रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, ये लिख दिया गया है, दर, इसके दर ये जो ऐसे लिखा गया। अच्छा एक बार और सुन लो ना, ये ABC अणुओं की संख्या, ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c अणुओं की संख्या, लेकिन घात प्रयोग से लगाए गए P, Q, R, और ये कोटि मतलब इन घातों का योग। नोट इधर लिख दिया, अभिक्रिया की कोटि प्रयोग से निर्धारित करती है। जो घात लगाया जाता है कहाँ से लगाया जाता है, प्रयोग से, इसलिए लिख दिया अभिक्रिया की कोटि प्रयोग से निर्धारित होते हैं। जैसे देख, ये नोट एक रिएक्शन लिख दिया, ये रिएक्शन 2N2O5 4NO2, तो दर जो है ये होगा, दर ऐसे लिखते हैं, दर के अभिकारक के सांद्रण, तो जानते प्रयोग से इसका घात में 1 आया, प्रयोग से, ये अणुओं की संख्या 2 है, तो देख इसके अणुओं की संख्या 2 है, तो अणु संख्याता तो 2 है इसकी, N2O5 के अणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो इसकी अणु संख्याता 2 है, लेकिन इसमें घात कितना लगाना है, वो प्रयोग से, मैं बोला हूँ घात किससे निर्धारित होता है, प्रयोग से, तो घात में कितना आया 1, तो ये 1, तो ये प्रयोग से निर्धारित किया गया है 1 ना, इसलिए कोटि भी क्या हुआ 1, घात 1 है तो कोटि भी 1, और इसकी अणु संख्याता, तो अणुओं की संख्या कितनी है 2, तो ये तुम्हारा हो गया अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। 2021 सेट बी ये क्वेश्चन आया था, 2023 सेट ABC तीनों में आया था, अलग अलग दिया, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया 2023 सेट सी में दिया था, प्रथम कोटि सेट बी में दिया था, द्वितीय कोटि सेट ए में दिए थे, तो अलग, मतलब 21 में भी आया है, 23 में भी आया। वेग स्थिरांक की इकाई बोला है, वेग स्थिरांक की इकाई, तो यहाँ हेडिंग डाल दिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि बोला था, इसलिए हेडिंग डाल दिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि, तीनों के लिए बोला है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, यहाँ पे बताए थे दर, दर को ऐसे लिखते हैं, तो दर बराबर के, दर स्थिरांक है ना, और ये ए, अच्छा शून्य कोटि, वैसी चीज यहाँ तीनों में लिख दिए, दर बराबर शून्य कोटि अभिक्रिया तो घात 0 होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए घात 1 होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए घात 2, शून्य कोटि अभिक्रिया तो अभिकारक के सांद्रण में 0 घात, प्रथम कोटि अभिक्रिया यहाँ 1 घात, द्वितीय कोटि अभिक्रिया 2 घात। अच्छा ये जो दर है, दर को इसे लिखते हैं dx/dt, दर को क्या लिख सकते हैं dx/dt,
दर को क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी, दर को लिखते हैं dx बाई डी टी। तो तीनों में लिख दिया ना दर dx बाई डी टी। अच्छा, x सांद्रण है और सांद्रण का इकाई होता है मोल बटे लीटर। x सांद्रण है और सांद्रण का इकाई क्या होता है, मोल बटे लीटर। तो x की जगह लिखा जा रहा है मोल बटे लीटर। x की जगह क्या लिख रहा है, मोल बटे लीटर। और ये जो बटे में पहले ये समय है, बटे dt बोला है ना, dt मतलब समय। अच्छा, एक बार और ध्यान से सुनो, x के जगह लिखा मोल बटे लीटर, dx के जगह मोल बटे लीटर, और dt मतलब वो समय। ये समय के किसी के घात में 0 होता है तो ये 1 होता है, किसी के घात में 0 होता है तो 1, तो किसी के घात में 0 मतलब 1, तो k इंटू के हो गया। तो ये उसका आंसर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे ना, k इंटू के, ये k हो गया। मोल, मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, ये मोल लीटर ऊपर जाएगा -1, समय ऊपर जाएगा, समय के घात -1। ये जो आया इस शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक, बोला ना शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तो ये है मोल लीटर -1, समय -1। अच्छा, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई, इधर देखो, इसके जगह क्या लिखोगे, यहाँ मोल बटे लीटर, इसका क्या लिखोगे, मोल बटे लीटर। अच्छा, ये x के जगह, x बोलो ना, मोल बटे लीटर, तो x के जगह लिखे मोल बटे लीटर, और बटे में कौन है, समय, dt, मोल बटे लीटर बट समय बराबर के। इधर देखो a अभिकारक का सांद्रण, यहाँ पर बोला गया ना a क्या चीज़ है, अभिकारक का सांद्रण, और सांद्रण क्या होता है, मोल बटे लीटर। तो ये इसके जगह भी लिखोगे मोल बटे लीटर। अच्छा, दोनों तरफ से देखो ना, ये मोल और ये मोल कट गया, ये लीटर और ये लीटर कट गया, तो यहाँ बचा 1 बटे समय। क्या बचा, 1 बटे समय, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 बटे समय। अच्छा, समय को ऊपर ले जाओगे, 1 बटे समय बचेगा, समय को ऊपर ले जाओगे तो समय के घात -1 बराबर के। तो ये तुम्हारा देख, मोल बटे लीटर कट गया, 1 बटे समय, समय को ऊपर ले जाओगे, समय के घात -1 बराबर के। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर्ज था। अब द्वितीय कोटि के लिए लिख रहा हूँ, ये देख, dx, x के जगह dx के जगह क्या लिखोगे बोला तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, मोल बटे लीटर, और बटे में dt मतलब समय, तो बटे में किसका भाग देना, समय। अच्छा, इधर देखो k, यहाँ देख a के जगह मोल बटे लीटर, मैं बोला हूँ ये सांद्रण है ना, ये सांद्रण है, उसके जगह क्या लिखना है, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। अच्छा, अब यहाँ देखो ना, इसमें घात कितना लगा है, 2, इसमें घात 2, तो इसमें भी घात 2 लगेगा, इसमें भी घात 2। 1 मोल कट गया, 1 लीटर कट गया, तो बचा क्या, 1 बटे समय बराबर के मोल बटे लीटर। त्रियक गुना करो, के निकालना है त्रियक, लीटर नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर है नीचे, तो ये हो जाएगा के बराबर, ऊपर जाएगा ना तो लीटर, और इस बटे में क्या है, समय, और मोल नीचे आएगा, के बराबर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल के घात -1, लीटर ऊपर में है, समय ऊपर जाएगा, समय के घात -1। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक आ गया। ये क्वेश्चन आया था, निम्न अभिक्रिया के कोटि एवं वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। लिखा है कोटि एवं वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रिया के कोटि एवं वेग स्थिरांक 2020 सेट सी। अच्छा, ये दे दिया था वेग, ये सवाल में दिया था वेग बराबर के CH3CHO के घात 3/2, तो हम लोग उत्तर लिख दे रहे हैं, वेग बराबर के CH3CHO के घात 3/2, तो घात में कितना दिया है, 3/2, तो कोटि हो गया 3/2। यहाँ बताए थे शून्य कोटि अभिक्रिया में घात कितना होता है, 0, प्रथम कोटि अभिक्रिया में घात कितना होता है, 1, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में घात 2, तो इसके घात में कितना है, 3/2, तो इसकी कोटि कितना है, 3/2। पूछे वेग स्थिरांक की इकाई,
अच्छा वेग, ये वेग को किससे नोट होता है, dx/dt। वेग या दर एक ही चीज़ है ना, यहाँ जैसे मैंने दर लिखा है, सवाल में क्या दे दिया है, वेग या दर एक ही चीज़ है, तो वेग dx/dt और ये सेम लिख दिया गया। अच्छा मैं x की सांद्रता यहाँ बताया, तो x की सांद्रता मोल बटे लीटर, तो x के जगह लिखा मोल बटे लीटर, और समय dt मतलब समय, तो ये समय x के जगह मोल बटे लीटर, तो ये dx है ना, तो मोल बटे लीटर और dt, t मतलब समय बराबर के, ये अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रण होता है मोल बटे लीटर, तो अभी इसके जगह मोल बटे लीटर घात में 3/2, लीटर 3/2, सांद्रण की जगह भी लिखते मोल बटे लीटर, तो मोल के घात में 3/2 सांद्रण। अच्छा इधर देखो के निकालना है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये मोल लिखे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो मोल बट इंटू लीटर, ये ऊपर है तो नीचे गए, तो मोल लिखे, लीटर समय लिखे, नीचे तो ऊपर गया, ऊपर है तो नीचे। अच्छा अभी यहाँ देखो, यहाँ भी मोल है और यहाँ भी मोल है, यहाँ कुछ नहीं तो घात में 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो -3/2, तो मोल के घात में 1 -3/2, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1, ये ऊपर जाएगा तो मोल के घात 1 -3/2, ऊपर में लीटर 3 के घात में 3/2, नीचे में भी लीटर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1, तो लीटर के घात 3/2, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और बटे में केवल कौन बच गया, समय। अच्छा अब एलसीएम देखो ना, 2 1 कम 2, 2 में -3 गया -1/2, 2 1 कम 2, 2 में -3 घटा है -1, 2 1 कम 2, 3 में 2 घटा 1/2, और बटे में कौन है, समय। ये समय कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मोल के घात -1/2, लीटर के घात 1/2, समय ऊपर जाएगा तो -1। तो ये तुम्हारा आ गया ये सवाल 2020 सेट सी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि और ये अभी सवाल दिया था ये, तो तुम्हारा कोटि निकालने, कोटि और दर स्थिरांक निकालने का तरीका बता दिए गए। अच्छा स्क्रीनशॉट लेके बना लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मोस्ट एमपी क्वेश्चन आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक। क्या बोलता है, अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कब कब आया देख लो, 2022 सेट बी, 2019 सेट बी, 2017 सेट सी, 22 में, 19 में, 17 में, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया और दर। अच्छा इसको समझना है तो बस इसको याद रखो, अभिक्रिया की दर समानुपाती, प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना तो घात में 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया में घात में 1, शून्य कोटि अभिक्रिया रहता है तो घात में 0, द्वितीय कोटि अभिक्रिया रहता है तो घात में 2। कौन सा अभिक्रिया है बोल रहा हूँ, प्रथम कोटि, तो 1। बस इस लाइन को याद रखो, अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक, और ये कोष्टक का मतलब जानते हो ना, सांद्रण। इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, सांद्रण। हो गया, तो अभिकारक के सांद्रण में घात 1, तो अभिकारक के सांद्रण में घात 1, या सिंपल बोलो अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक के सांद्रण पर। तो परिभाषा देते हैं, तो ये वर्ड को बस ध्यान रखो फिर याद हो गया। वे रासायनिक अभिक्रिया, शुरू में क्या बोल देना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, समानुपाती ना बोल के निर्भर करता है। तो कैसे बोल दिया गया, शुरू में वर्ड है वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, शुरू में क्या बोल देना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, और इसमें कोटि का मान 1 होता है। तो ये देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया, यहां से देख लो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, तो लिख दिया, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, और इसमें कोटि का मान, यहाँ देख लो,
कोटि का मान 1 होता है, इसमें कोटि का मान 1 होता है। एक उदाहरण दे दिए, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है 2N2O5 + 4NO2 + 1। इसका दर जो है के बराबर, यहाँ घात में 1 लिखा है ना, तो कोटि कौन सा इसका 1, तो ये अभिकारक का घात में क्या लिखना 1। अच्छा इधर देख, अभिकारक के घात में 2 मत लिखना, ये अणुसंख्यता है। कोटि ये 1 लिखते हैं, ये प्रयोग से डिसाइड होता है। 1 लिखना किससे डिसाइड होता है, प्रयोग। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण, इसको रट के लिख देना। हाँ लेकिन क्वेश्चन में पूछता है दर स्थिरांक का व्यंजक, ये दर स्थिरांक का व्यंजक। अच्छा दर स्थिरांक का व्यंजक इसको समझाते हैं। यहाँ देखो, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए तीर उत्पाद है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए मोल पर लीटर है। ये जो अभिकारक की सांद्रता ए मोल पर लीटर है। कुछ समय बाद इसके x अणु अभिक्रिया कर लेते हैं। प्रारंभ में ए मोल पर लीटर था, कुछ समय बाद कितने अणु अभिक्रिया कर लिए, x अणु। तो शेष सांद्रण a - x मोल बट्टी लीटर होगा। अच्छा समझ में नहीं आया तो ऐसे सुनो, शुरू में तुम्हारे पास 100 रुपया था, कुछ समय बाद तूने 20 रुपया खर्चा किया, तो कितना बचा, तो बोलोगे 100 - 20 80 रुपया। सिंपल, शुरू में तुम्हारे पास 100 रुपया था, कुछ समय बाद कितना खर्चा किए 20 रुपया, कितना बचा 100 - 20 मतलब 80 रुपये। सेम चीज़, प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण कितना था, ए मोल पर लीटर, कुछ समय बाद x अणु अभिक्रिया कर लिए, तो शेष सांद्रण कितना बचा, a - x मिलीलीटर पर। तो हाँ, माना प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया ये है, तो ये लिख दिया गया। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है, ए तीर उत्पाद देते, प्रथम कोटि के निम्न ए तीर उत्पाद। अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल पर लीटर, यहाँ लिखे ना प्रारंभिक सांद्रण कितना, ए मोल पर लीटर है। टी समय बाद अभिक्रिया करने वाले अणु x है, कि कितने अणु अभिक्रिया कर लिए, x अणु। तो शेष सांद्रण कितना बचा, a - x मोल पर लीटर। इसी चीज़ को लिखे कि प्रारंभ में है a मोल पर लीटर, टी समय बाद अभिक्रिया करने वाले अणु x अणु है, शेष सांद्रण कितना है, तो इसमें इसको घटा दिए a - x मोल पर लीटर। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ये याद रखना, अभिक्रिया की दर अभिकारक के घात 1 होता है। अभिक्रिया की दर को नोट करते dx/dt समानुपात। अभिक्रिया की दर को dx/dt, अभिकारक के सांद्रण 1, तो अभिकारक a - x के घात 1। तो सांद्रण यहाँ 2 ठीक है, सांद्रण 2 है, एक प्रारंभ में a था और शेष सांद्रण a - x है। प्रारंभ में a है, शेष सांद्रण a - x, तो हम लोग किसने उठाया, a - x। क्यों उठाए, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था, तुम्हारे जेब में 100 रुपया था, 20 रुपया खर्चा किए, तो कितना बचा 80 रुपया। अब आगे की खर्चा किस में करोगे, 80 रुपया में, शेष रुपया में। शुरू में 100 रुपया था, 20 रुपया खर्चा किए, बचा कितना 80 रुपया। तुमको अब आगे खर्चा करना है तो किस में करोगे, 80 रुपया। वही चीज़ यहाँ पर हुआ, शुरू में a था, x खर्च हो चुका, शेष ये बचा है, आगे की अभिक्रिया इसी में होगी। तो a - x और घात 1 को नहीं लिखते, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं या स्थिरांक लिखते हैं। केमिस्ट्री में नियतांक नहीं बोलते, स्थिरांक। समानुपाती हटाते, ये देख समानुपाती हटे, ये सेम लिखे, समानुपाती हटाए बराबर एक स्थिरांक। ये स्थिरांक का नाम है प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थान, जहाँ के एक स्थिरांक है, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, ये जो के एक स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक। अच्छा, एक काम करें, इसी को फिर नीचे लिख देते हैं, dx/dt के a - x।
इसको फिर नीचे लिख दे बराबर के। अच्छा ये डी एक्स वाला है और ये भी क्या है एक्स वाला है, इसको इसके बटे में लाते हैं, त्रिया गुना करना है, इसको इसके बटे में इसको इधर, तो ये डी एक्स वाले एक बटे में एक्स वाला ना, तो ये किसको लाए ए माइनस एक्स, ये के इसको वहाँ ले गए के डी टी, इसको यहाँ ले गए के डी टी। अच्छा अब आगे ध्यान देना, समाकलन करने पर क्या करोगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने तो इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा रहे हैं, ये डी एक्स को अलग लिख रहे हैं, ये समाकलन के चिन्ह और एक बटे ए माइनस एक्स को लिखिए, इधर समाकलन का चिन्ह लगाए, डी एक्स अलग लिखे तो यहाँ लिखेंगे एक बटे ए माइनस एक्स बराबर के को बाहर किए समाकलन डी टी, समाकलन डी के कांस्टेंट है तो बाहर किए और यहाँ मतलब इधर भी समाकलन लगा दिए, इधर भी समाकलन। अच्छा इसका समाकलन याद रखना, इसका समाकलन होता है log ई ए माइनस एक्स, और एक्स में माइनस है ना इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह, इसका समाकलन तुमको याद रखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इधर भी समाकलन इधर भी अब यहाँ समाकलन करें तो इसका समाकलन होता है माइनस log ई ए माइनस एक्स बराबर के, इसका डी टी समाकलन डी टी का टी होता है, तो ये लाइन तुमको याद रखना है, इसका समाकलन ये होगा फिर बराबर के डी टी का समाकलन टी और एक प्लस सी, डी टी का समाकलन सी और प्लस सी, ये जो सी लिए हैं इसको समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, ये समीकरण एक बोल देंगे, प्लस सी लिखना, समीकरण क्या बोल देंगे एक, ये जो प्लस सी अलग से लिए हैं इसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, प्रारंभ में स्टार्टिंग में समय जीरो रहता है तो एक्स भी जीरो, स्टार्टिंग में समय जीरो तो एक्स भी क्या होगा जीरो, नॉर्मल से बात है। स्टार्टिंग तुम्हारे पास 100 रुपया था, तूने शुरू में 100 रुपये में खर्चा किया क्या, नहीं, खर्चा तो कुछ देर बाद किए, खर्चा क्या किए कुछ देर बाद, इसलिए प्रारंभ में समय जीरो तो एक्स भी क्या है जीरो। अब यहाँ रख रहे हैं ना ये माइनस log ई ए माइनस एक्स के जगह क्या रखेंगे जीरो, तो ए माइनस एक्स के जगह रखिए जीरो, हो गया बराबर के। अच्छा टी के जगह भी जीरो प्लस सी बराबर के, टी के जगह भी क्या रखना है जीरो, मतलब एक्स के जगह जीरो रखते, ये पूरा सेम लाइन लिखना है, यहाँ एक्स के जगह जीरो रखना है और टी के जगह जीरो, ये रख दिए। अच्छा अब आगे देखो माइनस log ई, यहाँ बचा ए माइनस जीरो ए और के इंटू जीरो पूरा जीरो हो गया, जीरो प्लस सी या माइनस log ई ए बराबर सी, ये तुम्हारा सी आया, ये तुम्हारा सी। अब सी का मान समीकरण एक में रख देना, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ एक में रखो तो एक ये देखो माइनस log ई ए माइनस सिक्स, इसको लिख दिए, समीकरण एक में रखना है तो इसको लिख दिए माइनस log ई ए माइनस सिक्स बराबर के टी, ये बराबर के टी बराबर, और सी का मान रखना है और सी का मान ये रखना है ना, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस log ई ए, तो सी के जगह ये मान रखा गया समीकरण एक में। अच्छा ये जो माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस में। अब ध्यान से देखते रहो, माइनस इधर ला रहे हैं ना, तो ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा बोल रहा हूँ प्लस में, तो इसी को पहले लिख दे log ई ए, फिर ये वाले को लिखे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो उसको पहले लिखे और इसको लिखे माइनस log ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब आगे का ध्यान दो, यहाँ पर माइनस है, दोनों लागों के बीच में क्या है माइनस, तो एक सूत्र है log
ए माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम बटे एन। मतलब दोनों 2 लाख के बीच में माइनस रहता है तो वो भाग में जाता है, 2 लाख के बीच माइनस रहता है तो क्या जाता है, भाग। तो यहाँ भाग में जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग ई, भाग में जाएगा ना तो ए बटे ए माइनस 6, तो 2 लाख के बीच माइनस है तो भाग में जाएगा, तो लॉग ई ए बटे माइनस 6 बराबर के टी। या देखो हम किसके लिए व्यंजक करें, या इसको उल्टा लिख देते हैं, या के टी को पहले लिख रहे हैं, के टी को पहले और इसको बाद में लिख रहे हैं, लॉग ई ए बटे ए माइनस 6। के टी को पहले लिखे, इसको पहले लिखे, ये इसको बाद में। अच्छा इधर देखो हम लोग का व्यंजक है दर स्थिरांक का व्यंजक, मतलब के लिए व्यंजक, तो टी को त्रिया गुना कर दिए, टी को त्रिया, तो 1 बटे टी, एक गुणा में है इधर जाके भाग में, 1 बटे टी लॉग ई ए बटे ए माइनस 6, ये गुणा में है इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। अच्छा अब एक लास्ट लाइन चल रहा है, लॉग के आधार को, लॉग के आधार को 10 में लेने पर, लॉग के आधार को 10 में लेने पर। अच्छा यहाँ देख लो, ये के अपने जगह में है, 1 बटे टी अपने जगह में, लॉग के आधार, तो लॉग के आधार में ई था, ई को किस में लेंगे, 10 में। जो ई है, ई को हटा के क्या लिखा जा रहा है, 10, इसी लिखा हूँ लॉग के आधार को 10 में लेने पर, तो ई को हटा के 10 में लिख रहे हैं। अगर ई को हटा के 10 में लिख रहे हैं तो याद रखना 2.303 का फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है बोल रहा हूँ, 2.303। अब ई हट के किस में हो गया, 10, और ये सेम लिखेंगे ए बटे ए माइनस 6। बस यहीं पे ध्यान देना ना कि ई को हटा के कहाँ ले रहे हैं, 10, तो इसके लिए लिखना पड़ता है लॉग के आधार को 10 में लेने पर, मतलब ई को हटा के 10 करेंगे तो किसका फर्क पड़ता है, 2.303, और ये आया प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक। तो ये तुम्हारा दर स्थिरांक का व्यंजक। अच्छा एक चीज़ और सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार 3 बार देखो, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अर्ध आयु काल बहुत आईएमपी टॉपिक है। क्वेश्चन और पूछते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ये नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये देखो, ये 23 में, 20 में, 15 में, 18 में, 22, देख ये अर्ध आयु काल का परिभाषा पूछा था 23 में, 20 में, ये व्यंजक 15 और 18, और ये क्वेश्चन खासकर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते, इस साल लिख दिए 22, 19, 17, 13, मतलब मोस्ट टाइम की क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझाने जाने पहला अर्ध आयु काल को समझते हैं। अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब उम्र, आधा उम्र। जैसे मेरा 80 साल है, मेरा उम्र मान लो 80 साल जीता, तो मेरा आधा उम्र कितना होता है, 40 साल। तो जैसे मैं यही बोल रहा हूँ, कोई अभिक्रिया का आधा हो जाए वही अर्ध आयु काल, कोई अभिक्रिया क्या हो जाए, आधा हो जाए। जैसे देखो ए अभिक्रिया है, ए तीर उत्पाद, तो ए लोग क्रिया कर कर के उत्पाद बना रहे हैं, ये लोग क्रिया कर करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद, मतलब इसकी मात्रा कम होते जा रही है, और कम होके वो आधी हो जाए, कम होके क्या हो जाए, आधी। मतलब जैसे ये 100 ग्राम लिए थे, शुरू में कितना लिए थे, 100 ग्राम, तो कम होके 50 ग्राम, आधी, आधी मतलब वो 50 ग्राम हो। तो अभिकारक उत्पाद बनाते जाता है, तो अभिकारक की मात्रा तुमको मालूम है कम होते जाता है, कि शुरू में वो 100 था, वो अपना का आधा हो गया 50। तो इसी को बोलते हैं वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रण, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। वह समय जिसमें अभिकारक का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। तो लिख दिए
वह समय जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रण, मेन यही है, अभिकारक का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, अर्धायुकाल कहते हैं। तो अर्धायुकाल समय है ना, तो अब इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। अर्धायुकाल के किससे दर्शाते हैं? टी हाफ तथा टी हाफ से दर्शाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते रहो, ये देखो, ये लाइन तुमको याद रखना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक, तो हम लोग दर स्थिरांक पिछले वीडियो में दर स्थिरांक का लाए थे सूत्र, ये सूत्र लाए थे। तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये सूत्र याद रखना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक के बराबर ये लाए थे। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनो, इन दोनों का त्रियक गुना कर दो, के और टी, टी को यहाँ ले जाओ और के को यहाँ, जगह चेंज कर दो। तो तुम्हारा टी बराबर क्या होगा? 2.303 बटे ये के, जगह चेंज करना है, log 10 a बटे a माइनस एक्स। अच्छा, अर्धायुकाल के परिभाषा से अब हेडिंग डाल रहा हूँ, अर्ध आयु काल के परिभाषा से टी बराबर इधर देखो, परिभाषा से अर्धायुकाल को किससे नोट करते? टी बराबर टी हाफ अर्धायु, और एक्स बराबर ए बाई टू, एक्स बराबर इधर, तो अर्धायुकाल को टी हाफ से नोट करते हैं, इसलिए टी बराबर टी है। और एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिखा है? अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा। तो ए उसका प्रारंभिक सांद्रण था और उसका क्या लेना है? आधा। तो ए प्रारंभिक सांद्रण है, उसका आधा, क्या लिखा है? अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा। तो प्रारंभिक सांद्रण ए माने उसका आधा। चलो यहाँ रखते हैं, ये टी के जगह टी हाफ रखेंगे, टी के जगह क्या रखेंगे बोल रहा हूँ? टी हाफ। तो देखते रहो, ये टी और ये 1/2, 2.303 के log 10 a बटे a माइनस, इधर देखो x के जगह क्या रखना है? a/2, x के जगह a/2। सेम इसको फिर लिख रहा हूँ, 2.303 बटे के log 10, ये पूरा सेम लिखा ना, यहाँ बस हल हो रहा है। 2 एकम 2, ऊपर में a भी सेम, 2 एकम 2, 2 में a गया तो a/2, a और a कट जाए, ये नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 के, ये तो सेम लिखना है log 10, ये यहाँ तक, ये 2 नीचे बचा, 2 ऊपर जाएगा तो log 2। अच्छा, तुम लोगों को मालूम है log 10 इसका मान होता है 0.3010, ये याद रखना है, log 10 का मान होता है 0.3010। अब यहाँ लिख दिए टी 1/2, 2.303 बटे के, log 2 के जगह क्या लिखना है? 0.3010। इन दोनों का गुणक होगा और इन दोनों का जब गुणा होगा तो लिखना ये आता है 0.693 बटे की। तो इन दोनों का गुणा क्या आता है? 0.693। तो ये तुम्हारा जो आया, ये अर्धायुकाल टी हाफ का व्यंजक है। ये आया, ये अर्धायुकाल टी हाफ का व्यंजक है। इस सूत्र में प्रारंभिक सांद्रण एक पद नहीं है, तो अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करते। यही क्वेश्चन पूछते हैं, अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करते, यही क्वेश्चन पूछता है ना। सिद्ध कीजिए ये अर्धायुकाल। तो यहाँ पर देखो ए का पद नहीं है, प्रारंभिक सांद्रण ए का पद नहीं है, इसलिए ये निर्भर नहीं करते। इस चीज को यहाँ लिख दिए, देख लो, यह अर्धायुकाल का सूत्र है। ये जो लाए हैं यह अर्धायुकाल का सूत्र है। इस सूत्र में अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण ए के पद नहीं है, यहाँ पर ए का पद नहीं है। अतः प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता।
या इस क्वेश्चन को लिख देंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल प्रणाली पर निर्भर नहीं करता। तो ये तुम्हारा अर्धायु काल का व्यंजक है। अच्छा, इनसे अंकित क्वेश्चन भी आता है। 2023 में तीनों सेट में क्वेश्चन आया था। 2023 सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों में क्वेश्चन आया था। लिखा था, देख सेम क्वेश्चन है, एक बनाएंगे बाकी समझ जाओगे। लिखा था, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब वेग स्थिरांक इतना है। सेम यहाँ भी है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब वेग स्थिरांक 2 मिनट है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब वेग स्थिरांक को बदल के दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी तो ऐसी सेम बनाने देखते रहो। क्या बोला है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अर्धायु काल। तो हल में लिखते जा रहा हूँ, अर्ध आयु काल टी हाफ, अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्वेश्चन में अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। तो अर्धायु काल किससे नोट होता है, टी हाफ से। वो क्वेश्चन है, जब वेग स्थिरांक क्या दिया है, वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक के कितना दिए, 2 मिनट -1। वेग स्थिरांक कितना दिए, 2 मिनट -1। अच्छा, अब आगे ध्यान दे, एक सूत्र है तुम्हारा, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के। ये तुम्हारा सूत्र है। इस सूत्र में के का मान रख दो, तो टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के कितना है, 2। अब 2 से भाग दो तो टी हाफ बराबर भाग दे देना, ये आता है 0.3465। अच्छा, ये मिनट -1 है तो इसका मात्रक होता है मिनट। अच्छा, ऐसी सब ये जैसे बनाए हैं सेम यहाँ बनेगा। देखो, अर्धायु काल ज्ञात कीजिए तो टी हाफ क्वेश्चन मार्क, वेग स्थिरांक के कितना दिए, यहाँ देखो 4 ईयर -1। टी हाफ ये जो सूत्र लगाए सेम लगा लिए, के का मान रख दिए 4, अब भाग दिए तो ये। अच्छा देखो, इसका मात्रक दिया है मिनट -1 तो इसका मिनट हुआ, इसका क्या दिया है ईयर -1 तो इसका क्या हुआ ईयर, और इसका में दिया है प्रति सेकेंड इसलिए सेकेंड। तो ये एक बनाए मतलब तीनों बन गया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक और अर्धायु काल से अंकित क्वेश्चन आता है। ये 2012 सेट ए में पूछा था। अच्छा, ये 12 सेट ए में पूछा था, ये 14 सेट ए में पूछा था। ये एक सेट का क्वेश्चन लिखे ना, ऐसी 3 ठोक दिया था। ये एक सेट है तो ऐसी बी में भी दिया था और सी में भी दिया था। वैसे 14 में ए का लिखे, बी में भी दिया था और सी। क्वेश्चन पढ़ते एक बार ध्यान से देखना। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए जब 30 मिनट में, समय यहाँ 30 मिनट में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। तो अर्धायु काल ज्ञात करना है, 30 मिनट में अभिक्रिया कितना हो रहा है, 90% पूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये अब इसको समझाते ध्यान से सुनो। देख, यहाँ पर ये जो 30 मिनट दिया है, ये सेट ए में 30 मिनट दिए, बाकी वर्ड सेम था। एक प्रथम कोटि अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब 30 मिनट की जगह सेट बी में 40 मिनट दिया है, 40 मिनट में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। सेट सी में इसी 30 मिनट को हटा के 50 मिनट कर दिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, 2-3 बार लिखना पड़ता है, इसलिए तुम लोग यहाँ 30 के जगह एक बार 40 में बनाना और एक बार 50 में बनाना। ठीक है, तो सेट ए में बनाए। इधर देखो क्वेश्चन में ध्यान देखो, अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए बोला। तो देख हल करने जा रहे, अर्ध आयुकाल किससे दर्शाते, टी 1/2, टी हाफ बराबर क्वेश्चन में अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो अर्धायुकाल टी हाफ बराबर क्वेश्चन 30 मिनट में, तो समय टी कितना दिया, 30 मिनट। 30 मिनट में तो समय टी कितना दिया, 30 मिनट। अगर वो 40 मिनट वाला रहता तो यहाँ क्या लिखते, 40 मिनट। 50 मिनट वाला सवाल रहता है तो 50, तो समय टी कितना दिया है, 30 मिनट। आगे बोला अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। एक वर्ड और है,
90% पूर्ण, तो x का मान 90% है, x का मान 90% है। अच्छा, तो a 100% लेना, क्यों? कभी भी की परसेंट की बात होती है तो 100 में ही हिसाब आ जाता है। जब ये 90% है तो ये 100% होगी। अब जैसे देख, तूने 12वीं में 80% अंक लाया, मतलब किस में लाया? 100% में, तो 90% पूर्ण हो जाती, तो प्रारंभिक सांद्रण A कितना होगा? 100%। तो सूत्र पहले देख, अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए बोला, तो अर्धायुकाल का सूत्र तो ये है, लेकिन हमको अभी K नहीं मालूम। देखो यहाँ कहाँ कहीं K दिया है क्या? K नहीं दिया है, तो पहले K निकालने के लिए सूत्र लगा है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का सूत्र है ना, तो K बराबर ये सूत्र रखिए। अब इसमें बनाते जा रहे, ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर देखो T कितना दिया है, ये सूत्र याद रखना है तभी बनेगा। ये देख K बराबर 2.303, ये सेम लिखिए। T देखो, T यहाँ पर कितना दिया? 30 मिनट, तो यहाँ 30 लिखिए, यहाँ 30। log 10 A कितना दिया है? देखो 100, A 100 बटे A के जगह 100 और X के जगह 90। मान बिठाना है बस, T के जगह 30 बिठाए, A के जगह 100 बिठाए, X के जगह 90। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 30, ये बटे 30 है, ये 30 को लिखते जाना, ये 30 को लिखते, यहाँ हल कर रहे हैं। ऊपर में कौन है? 100, ये 100 में 90 गया 10, 1 0 1 0 कट गया, ये कितना आया? 10 आया। अब आगे देखो, एक सूत्र होता है, लॉग आधार में भी 10 और यहाँ भी 10, तो ये 1 होता है। देखो यहाँ पर है 10 और 10, तो ये क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 2.303 बटे 30, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये किसका मान आया? K का मान। ये किसका मान आया? K का। अच्छा, एक और सूत्र, क्योंकि अर्धायुकाल पूछे है तो एक और सूत्र लिखिए, T हाफ बराबर ये। अब यहाँ पर T हाफ 0.693, ये K के मान को रख दिए। K का मान है 2.303 बटे 30, यहाँ K का मान रख दिया इस सूत्र के। एक और सूत्र लिखे ना, इसमें K का मान, अब ये पलटी मार दिए, तो T हाफ 0.693 इंटू, ये बटे में 30 है, सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 30 बटे 2.303। अच्छा, अब ये दोनों कटेंगे, ये वाला और ये वाला कटेंगे। कितने बार में कटेंगे याद रखना, फिक्स है 0.3010। कितने बार में कटेंगे? ये वाला और ये वाला कटेंगे कितने बार में? 3010 फिक्स है, इसलिए हम लोग लास्ट में कटवाएं। यहाँ पर भाग भाग नहीं दिए, लिखते गए, क्योंकि जा रहे कि लास्ट में ये और ये कटेंगे, तो T हाफ। और एक चीज़ और ध्यान देना, 23 तिया 69 होता है ना, 23 तिया, तो जहाँ 6 नहीं रहेगा उधर इसको लिखना। अब बचा क्या क्या? 0.3010 इंटू 30। अब इनका गुणा करोगे तो 3 तिया 9 और इसका मात्रक क्या है? मिनट, तो 9 मिनट लगभग। पूरा गुणा मत करना है, 30 तिया 9, तो 9 मिनट लगभग, तो ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, एक चीज़ और सुनो ना, लास्ट में 30 का 3 से गुना हुआ, तो 3 तिया 9 मिनट। अगर वो 40 मिनट देता है तो 40 से गुना करते, 4 तिया 12 मिनट, तो इसका आंसर कितना आता है? 12 मिनट। या देख, 30 मिनट दिया है तो 30 से गुना हुआ, 40 मिनट यहाँ दिया रहता है तो 40 से गुना होता है, 4 तिया 12 मिनट आंसर आता है। 50 मिनट दिए रहता है तो 50 तिया 5 तिया 15 मिनट, तो ये आंसर आएगा। तो ये तुम स्वयं बना लिए, नोट वाला आंसर लिख दिए। अगर सवाल 30 मिनट दिया है तो 3 तिया 9 मिनट आता है, 40 मिनट देगा तो 12 मिनट आएगा, 50 मिनट देगा तो 5 तिया 15। ठीक है, तो ये तुम्हारा अंकित क्वेश्चन है, बना लेना। 2012 में सेट ए में कब बनाए हैं, सेट बी और सेट सी का बना। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम लगेंगे। देखो यहाँ भी क्या लिखा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, यहाँ भी लिखा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 50 मिनट है। यहाँ वर्ड है ज्ञात कीजिए, यहाँ क्या वर्ड है? ज्ञात कीजिए, और यहाँ अर्धायुकाल दिया है।
आगे बोला तो कितने समय बाद, यहां देखो समय दिया था, अर्धायु काल ज्ञात करना था, समय दिया था। इस बार अर्धायु काल दिया है और समय निकालना है, कितने समय बाद। तो इस बार उल्टा कर दिया, अर्धायु काल को दिया है और समय निकालना है। तो यहाँ पर लिख दिया ना, क्वेश्चन बना रहे, अब ध्यान देते। एक प्रथम को दिया विक्रिया का अर्धायु काल 50 मिनट है, तो अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर 50 मिनट। ये देखो अर्धायु काल टी हाफ बराबर 50 मिनट, कितने समय बाद, तो समय टी बराबर क्वेश्चन में। अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है, एक्स का मान कितना है 90%, तो प्रारंभिक सांद्रण ए कितना लेंगे 100। अब टी हाफ दिया है इसलिए सीधा इससे टी हाफ बराबर 0.693/k। अच्छा इधर देखो मान रख देते, टी हाफ कितना दिए यहाँ 50, टी हाफ की जगह 50, 0.693/k, त्रिया गुना करो तो k बराबर 0.693/50। इसको यहाँ ले गए, जगह चेंज किए ना, k को यहाँ ले गए, 50 को यहाँ, ये किसका मान आया k। मैं बोला हूँ भाग नहीं देना ना, क्योंकि लास्ट में अच्छे कटते हैं, जैसे पिछले बार भी भाग नहीं दिए, यहाँ कटाए थे, ये 23 और 6 9 ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाग अभी मत देना। अच्छा एक और सूत्र है, देखो यहाँ पर एक और सूत्र लिखे थे, k बराबर ये लिखे थे। अच्छा इन दोनों का जगह चेंज कर दो, तो यहाँ t आ जाएगा और यहाँ k, यहाँ t लिख दो और यहाँ k, तो ये सूत्र लिख दे। तो ये सूत्र तुमको याद रखना है, ये t यहाँ k जगह चेंज करके लिख दे। अच्छा अब यहाँ पर देखिए t बराबर 2.303 ये लिख दिए बटे के log 10। एक कितना दिया देखो 100 और x दिया 90, तो यहाँ 100 माइनस 90, ये 100 और 100 माइनस 90। अच्छा इधर देख लो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10, ये कट गया, तो ये तुम्हारा आया log 10। अभी बताए थे log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये तुम्हारा 1 होगा। तो ये t बराबर 2.6 k, ये तो 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1, यहाँ लिखे हैं ना log 10 का मान 1 होता है, तो ये तुम्हारा k का मान रखना है। तो k कितना निकाले ये देखो 0.693/50, ये देखो ना t बराबर 2.303, k का मान रखने पर तो k यहाँ से रख दिए, इसका मान कितना होता है 1। अब ये पलटी ले लेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.303/0.693 और ये 50 ऊपर चले जाएगा, ये 50 ऊपर। अच्छा इसको और इसको कट करना, तो इधर आएगा 0.3010। इधर देखो 23 तिया 69 ना, तो 23 तिया 69, जिधर 69 रहेगा उधर लिखना 3010। इस बार देखो यहाँ देखो ये 69 ऊपर है और 23 नीचे है, तो जिधर 69 रहेगा उधर ये लिखना 3010, और यहाँ पर देख 69 नीचे है। अच्छा अब इन दोनों का भाग दोगे तो इसका 50 बटे इन दोनों का भाग देना, तो लगभग 50 तिया 150 166 मिनट समथिंग आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, उसके दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018, 19, 2022 सेट सी। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का परिभाषा देना है, दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है और अर्धायु काल का भी व्यंजक ज्ञात करना है। अच्छा शून्य कोटि अभिक्रिया को समझना है तो बस ये याद रखो, ये नहीं याद रखो, चल ध्यान देते रहो। अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसलिए घात में शून्य। शून्य कोटि अभिक्रिया इसलिए घात में शून्य। प्रथम कोटि अभिक्रिया रहता तो घात में 1 रहता। अब जानते हो किसी के घात में शून्य है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। मतलब अभिक्रिया की दर
अभिकारक के सांद्रण, ये कोष्टक मतलब सांद्रण, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। एक आया ना, तो यही लिखना है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। शुरू में बोलते ना वे रासायनिक अभिक्रिया, शुरू में क्या वर्ड रख देना, वे रासायनिक, तो बोल वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कोटि का मान शून्य होता है, ये लिख दिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण, ये देख, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कोटि का मान शून्य होता है, कोटि का मान शून्य। अच्छा एक चीज़ और सुन लो ना, अगर ये निर्भर करता ही लिख देते, नहीं वर्ड को भूल जाते, निर्भर करते, तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। बस नहीं वर्ड आ गया तो मतलब प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया में एक ही वर्ड का अंतर है, ये नहीं वर्ड का, नहीं वर्ड लिख दिया मतलब वो शून्य कोटि का अभिक्रिया है। अच्छा इसके बाद ये उदाहरण, दर, इसकी दर जो है ये अभिकारक है ना, अभिकारक के घात 0 होना है, बोला अभिकारक के घात 0, तो इसके घात में 0, तो इसकी कोटि कितनी है 0। दर स्थिरांक का व्यंजक, दर स्थिरांक का व्यंजक मान लेते शून्य कोटि का अभिक्रिया, मान ए शून्य का ए तीर उत्पाद है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कौन है, ए तीर उत्पाद है। प्रारंभ इसका जो सांद्रण है, अभिकारक का सांद्रण ए मोल पर लीटर है, प्रारंभ इसका सांद्रण कितना है, ए मोल पर लीटर। टी समय बाद इसके x अणु अभिक्रिया कर लेते हैं, x अणु अभिक्रिया, तो शेष सांद्रण a माइनस x मोल लीटर होगा। अच्छा इधर ध्यान से देखो, प्रारंभ में एक सांद्रण कितना था, a मोल पर लीटर, t समय बाद x अणु अभिक्रिया कर ली तो शेष कितना होगा, a माइनस x। समझ में नहीं आया तो बता रहे, शुरू में तेरे पास 100 रुपया था, कुछ टी समय मतलब कुछ समय बाद तू 20 रुपया खर्चा किया, तब कितना बचा तेरे पास, 100 माइनस 20 80 रुपया। बस से प्रारंभ में ए मोल पर लीटर था, मतलब शुरू में 100 रुपया था, कुछ समय बाद कितना खर्च हो गया, एक साड़ू 20 रुपया खर्चा हो गया, तो शेष 100 में 20 को घटाए तो ए में एक शेष सांद्रण। तो इस चीज़ को लिख दिए, मानस शून्य कोटि का अभिक्रिया निम्न है, ये लिख दिए, मानस शून्य कोटि का अभिक्रिया निम्न, ए तीर उत्पाद, यहाँ बोला था शून्य कोटि अभिक्रिया ए तीर उत्पाद। अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, यहाँ बोला हूँ क्या लिखा हूँ, ए मोल पर लीटर है। टी समय बाद अभिक्रिया करने वाले अणु कितने थे, एक्स, कितने अणु अभिक्रिया किए थे, तो एक शेष सांद्रण, शेष सांद्रण इन दोनों में घटा दी, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक के सांद्रण के घात 0, क्योंकि शून्य कोटि में घात क्या होगा 0। अभिक्रिया की दर की जगह लिखते हैं dx बाई dt, अभिक्रिया की दर की जगह क्या लिखते हैं dx बाई dt, समानुपाती अभिकारक का सांद्रण a माइनस एक्स के घात 0। इधर देखो ये a है, सांद्रण दो ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रण और ये शेष सांद्रण, तो ये वाला लिया गया a माइनस एक्स। क्यों लिया गया बता दे रहा हूँ कि देख ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास शुरू में 100 रुपया था, 20 रुपया खर्चा किए, बचा कितना 80 रुपया। अब आगे का खर्चा किस में करोगे, 80 रुपया में, मतलब शेष रुपया में। तो ये शुरू में a था, बाद में कितना था a माइनस एक्स, तो आगे का काम किस में होगा a माइनस एक्स में। समानुपाती हटाएंगे dx बाई dt, समानुपाती हटाते हैं तो ये k0 लिखते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो k0, a माइनस एक्स के घात 0। k0, ये जो k0 है वो एक स्थिरांक है जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। ये जो k0 है वो स्थिरांक है जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। जहाँ k0 एक स्थिरांक है जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। अब इसी को फिर लिख रहे हैं dx बाई dt बराबर k0 a माइनस एक्स के घात 0। तुम लोग जानते हो a माइनस एक्स के घात 0 बराबर 1 होगा, इसका घात क्या होगा 1।
तो हम लोग इसके जगह किसी का घात 0 तो क्या होता है 1, तो dx/dt ये k0 और ये 1 हो जाएगा, 1 का गुणा होगा तो ये होगा। अच्छा अब त्रियक गुना करना है, dt को उधर ले जाओ तो dx बराबर k0 dt, समाकलन करने पर इधर देखो dt को यहाँ ले गए, ये आया, अब क्या कर देंगे समाकलन, दोनों तरफ समाकलन dx k0 कांस्टेंट है ना, इधर समाकलन लगा दिए, k0 कांस्टेंट है बाहर, समाकलन dt। अच्छा इधर देखो इसका समाकलन x, यहाँ पर लिख रहे हैं dx का समाकलन x, ये k0, dx का समाकलन x ये k0 और dt का समाकलन t, प्लस एक नियतांक लिखते हैं c, प्लस एक नियतांक लिखते हैं c, इसको बोल दिए समीकरण 1। ये जो c है उस समाकलन स्थिरांक कहलाता है, c को क्या बोला जाता है समाकलन स्थिरांक। प्रारंभ में एक वर्ड लिख रहा हूँ प्रारंभ में, तो प्रारंभ में t0 और x भी 0, प्रारंभ में t0 और x भी 0। स्टार्टिंग तुमको 100 रुपया दिया, उस समय टाइम 0 लेंगे, 100 रुपया दिए तो खर्च किए क्या नहीं किए हो, तो x भी 0, तो याद रखना t0 तो x भी 0। चलो यहाँ रख दो, x के जगह क्या रखोगे 0, k0, t के जगह भी क्या रखोगे 0 प्लस c, तो ये 0 और इसका गुणा होगा तो 0 प्लस c, तो कुल मिला के c 0 आया, c क्या आ गया है 0। अब c का मान समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर k0 t, ये देख सेव लिख रहे हैं x बराबर k0 t और c की जगह क्या लिख देंगे 0। अच्छा अब ये आया x बराबर k0 t, हम लोग व्यंजक किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग है दर स्थिरांक के व्यंजक, मतलब हम k0 का व्यंजक निकाल रहे हैं। तो अब देखो ये k0 इधर रख दिए और ये x और गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये k0 बराबर x/t, तो ये तुम्हारा दर स्थिरांक का व्यंजक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, जहाँ पे समझ नहीं आए तो तुम लोग एक बार क्या करना रिपीट करके देख लेना, बहुत एमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल 2021 सेट सी में आया था, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल। अच्छा क्वेश्चन ऐसे दिया था, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, क्या बोला है अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। अब हम आंसर बनाने जा रहे हैं, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक अभी जस्ट लाए k0 बराबर x/t, k0 बराबर x/t, ये इन दोनों का त्रियक गुना करते, t को यहाँ ले जाते हैं और k0 को यहाँ, तो t यहाँ ले गए तो t बराबर 1। अर्धायुकाल की परिभाषा, अर्धायुकाल पर क्या परिभाषा बोलता है कि t के जगह t½ रखो, t के जगह t½ रखो और x के जगह a/2, अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा, तो प्रारंभिक सांद्रण a है, a का आधा, प्रारंभिक सांद्रण का आधा, तो यहाँ रखने जा रहे हैं, ये जो t है उसके जगह लिख देंगे t½ ये x के जगह क्या रख देंगे a/2 और पहले से बटे में कौन है k0, x के जगह क्या रख दिया a/2, पहले से बटे में k0, तो ये तुम्हारा सूत्र आ गया अर्धायुकाल का। अब इधर देखो t½ बराबर a, t½ समानुपाती है, t½ समानुपाती a, मतलब अर्ध आयुकाल, ये देख ये t½ समानुपाती है, तो ये कौन है अर्धायुकाल, अर्ध आयुकाल समानुपाती। ये क्या है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, तो यही तो सिद्ध करना है। अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है, ये सिद्ध हो गया।
टी हाफ मतलब अर्धायुकाल, समानुपात ए क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। 2021 से टी सीमा आया। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना। रासायनिक बलगत की अध्याय 4 चल रहा है, उसका एक टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकणुक अभिक्रिया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखो ये कब पूछे, 2019 सेट बी, 2021 सेट ए, 2022 सेट बी, 19, 21, 22 लगातार ये पूछा गया, मोस्ट टाइम। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है, बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये हम समझाने जा रहे हैं, इसको बाद में देखना, पहले इधर समझ लो। छद्म, छद्म मतलब होता है धोखा, धोखा। जैसे बड़े बाल वाले लड़के जा रहे, उसको पीछे से तुम देखते हो, बड़े बाल वाले लड़के जा रहा है, उसको पीछे से देखते हो तो तुमको लगता है कि वो लड़की है, बस धोखा होता है। तो ऐसी धोखा, तो यहाँ पर धोखा किसका होता है कि वह लग रहा है हमको द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सा लग रहा है, द्वितीय कोटि, लेकिन वो वास्तव में प्रथम कोटि का है। जैसे मैं बोला, लड़का, बड़े बाल वाला लड़का जा रहा है और तुमको धोखा क्या, पीछे से देख रहे हो, तो धोखा किसका हो रहा है कि वो लड़की है, बस। वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या लग रहा है, द्वितीय कोटि का, लेकिन वो वास्तव में क्या है, प्रथम कोटि का। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये लिख दिए। वे रासायनिक अभिक्रिया, सामने में बोल देना, वे रासायनिक अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती, मतलब हमको लग रही है वो द्वितीय कोटि, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की होती है। लग रहा है द्वितीय कोटि का, लेकिन है प्रथम कोटि का, छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको ध्यान देखो। ये उदाहरण, एक अणु और ये दूसरा अणु, तो यहाँ पर एक और एक दो, इसका एक और इसका एक, तो कितना लग रहा है, दो, तो ये होगा तो द्वितीय कोटि का होगा। इसका एक अणु एक, इसका एक अणु एक, एक और एक दो, तो वास्तव में क्या लग रहा है, द्वितीय कोटि का, लेकिन है प्रथम कोटि का। क्यों है बता दे रहा हूँ। ये एस्टर है ना, और ये जल, इसको वो, इस अभिक्रिया का नाम है एस्टर का जल अपघटन। ये एस्टर और ये जल, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, एस्टर का जल अपघटन। बहुत फेमस अभिक्रिया है। अब जानते हैं इस अभिक्रिया में क्या होता है, जल मतलब H और OH, जल मतलब H और OH। अब H ने इसके साथ जाके जुड़ता है, CH3COO, और उसके साथ कौन जोड़ता है, H, CH3COO और उसके साथ H, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस। अब यहाँ पर CH3 बचा था, उसके साथ OH जाके जुड़ता है CH3, तो यहाँ पर अम्ल बनता है और एल्कोहल। तो मैं अभी अभिक्रिया नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा था कि इससे ये अम्ल बनेगा और ये क्या बनेगा, अल्कोहल। लेकिन मैं समझा रहा था इसका जल अपघटन हुआ। इस जल अपघटन में ये जो जल है वो बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, जल को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। इसकी मात्रा बहुत अधिक है, मतलब ये स्थिरांक है, इस बहुत अधिक है मतलब स्थिर है, मतलब वो स्थिरांक है। तो इस एस्टर के जल अपघटन में जल को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, मतलब स्थिरांक है। स्थिरांक है मतलब ये स्थिर है, इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। तो जल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल एस्टर के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। जल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल किसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, एस्टर। तो केवल इसी के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये द्वितीय कोटि। दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होता तो द्वितीय कोटि होता, लेकिन केवल किसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, एस्टर के, इसलिए प्रथम कोटि। लेकिन ये देखने से लग रहा है द्वितीय कोटि, एक अणु ये, एक अणु ये, लग क्या रहे द्वितीय कोटि, लेकिन वास्तव में केवल ये तो स्थिरांक है, केवल एस्टर के परिवर्तन, एस्टर के सांद्रण में परिवर्तन होता है, इसीलिए ये प्रथम कोटि। इस चीज को लिख दिया है। एस्टर का जल अपघटन, मैं बोला हूं ना, एस्टर के जल से क्रिया हो रहा है, एस्टर का जल अपघटन, ये रिएक्शन लिख दिए हैं। इस अभिक्रिया में जल की मात्रा बहुत अधिक बताए थे, जल की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो जल एक क्या रहता है, स्थिरांक। यहाँ देख लो, जल एक स्थिरांक है, मतलब जल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता,
केवल एस्टर, ये पूरा सेम लिख दे, एस्टर के सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो ये तुम्हारा छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देहली ऊर्जा 2018-2010, संक्रियण ऊर्जा 2015, ऊर्जा अवरोध 2021 सेट ए। ठीक है, 3 टॉपिक समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझना है, मोस्ट एमपी टॉपिक है, इसको समझना है। तो एक यहाँ दहेज समझ गए मतलब देहली ऊर्जा समझ गए, दहेज समझ गए मतलब देहली ऊर्जा। अब इधर देखो, दहेज समझाना है खासकर पंडित लोगों की शादी में, छत्तीसगढ़ के शादी में नहीं, क्योंकि यहाँ जो मिला वो सही। पंडित लोगों में डिमांड करते हैं, जैसे राहुल और चांदनी पंडित है, इनकी शादी करना है और डिमांड है 10 लाख। 10 लाख कम पैसा, न्यूनतम पैसा नहीं, इससे ज़्यादा भी डिमांड करते हैं लोग, 15 लाख 20 लाख। तो न्यूनतम कितना डिमांड किए हैं? 10 लाख। तब चांदनी और राहुल का शादी होगा। तो हमें दहेज क्या है बोलेंगे, दहेज का परिभाषा दे ले, वह न्यूनतम पैसा, वो न्यूनतम पैसा जो किसके पास होना चाहिए? चांदनी के घर वालों के पास। वह न्यूनतम पैसा जो चांदनी के घर वालों के पास होना चाहिए, जिससे ये लोग मिलकर क्या कर सके? शादी कर सके। ये लोग मिलकर शादी करते, वह न्यूनतम पैसा जो चांदनी के घर वालों के पास होना चाहिए, जिससे ये लोग क्या कर सके? शादी कर सके, दहेज कहलाता है। सेम चीज़ यहाँ होता है, ये दोनों। ये हाँ, एक चीज़ और सुनो, 10 लाख से पैसा कम है तो इस चांदनी का शादी रुक जाएगा। 10 लाख होना ही चाहिए, अगर इससे कम है तो चांदनी का शादी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वैसे यहाँ भी है, ए और बी टकराते हैं तो एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक न्यूनतम ऊर्जा। तो आप बोल रहे हैं यहाँ जैसे बोले तो वैसी वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास होना चाहिए, जो अभिकारक के अणुओं के पास होना चाहिए, जिससे इनके प्रभावी टक्कर से उत्पाद बन सके। यहाँ बोले थे वह न्यूनतम पैसा जो चांदनी के घर वालों के पास होना चाहिए, जिससे चांदनी की शादी हो सके। तो यहाँ बोलेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास होना चाहिए, जिनके इनके प्रभावी टक्कर से उत्पाद बन सके। बस सेम लिखिए, वह न्यूनतम ऊर्जा, यह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास होना चाहिए, जिससे प्रभावी टक्कर करके उत्पाद में बदल सके, देहली ऊर्जा कहलाता है। तो ये दहेज याद है मतलब देहली ऊर्जा। अब हम संक्रियण ऊर्जा समझते हैं क्या है, ध्यान से सुनो। संक्रियण ऊर्जा, चांदनी के घर वालों के पास 10 लाख होना चाहिए, मान लो नहीं है, उनके पास है 7 लाख। 7 लाख है तो उनको कितना चाहिए? 10 लाख होने के लिए 3 लाख। तो उनके घर वालों के पास 7 लाख है, वो लोग चांदनी की शादी कराना ही चाहते हैं, तो उधारी कितना मांगेंगे? 3 लाख। तो ये जो उधारी मांगे वही है संक्रियण ऊर्जा, उसी को क्या बोलेंगे? संक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, ये भी बोले वह न्यूनतम ऊर्जा जो चांदनी के घर वालों को ग्रहण करना पड़ेगा, उधारी मांगना पड़ेगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो चांदनी के घर वालों को उधारी मांगना पड़ेगा, जिससे वो किसके बराबर हो जाए? दहेज के बराबर। 10 लाख के बराबर हो जाए मतलब दहेज के बराबर। सेम चीज परिभाषा बोलेगी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को ग्रहण करना पड़ता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाए? देहली ऊर्जा की, जिससे उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, संक्रियण ऊर्जा कहते थे। ये वाला जो ग्रहण करना पड़ा, उधारी मांगना पड़ा, तो यहाँ लिख दिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो वह न्यूनतम ऊर्जा, इसको बोल रहे वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणु, ये अभिकारक के अणु को ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनकी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाए? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक बार ध्यान से चलो, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ भी बोल रहे वह न्यूनतम ऊर्जा, तो यहाँ भी बोल रहे वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणु बोल रहे थे, यहाँ भी जो अभिकारक के अणु, बस फर्क है, यहाँ अभिकारक के अणु के पास होना चाहिए और यहाँ बोल रहा है ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो,
चांदनी के बाप के पास पैसा है 10 लाख, वो देहली ऊर्जा है, दहेज है। अच्छा 7 लाख है तो 3 लाख ग्रहण करेगा, वो सक्रिय। अच्छा अब इन लोगों के पास 7 3 10 लाख हो गया, तो यही बोले वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करने के बाद, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे बात करने के बाद अभी कारक के अणु किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। तो ये ऊर्जा अवरोध भी आ गया। तीनों सेम लगते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। दहेज का पैसा देहली ऊर्जा, दहेज के पैसा नहीं है तो उधारी लेंगे, वो संक्रियन ऊर्जा। अब सब दहेज उधारी सब हो गया, तब शादी हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊर्जा अवरोध। तो तीनों टॉपिक देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। अणु संख्यता और कोटि में अंतर, अणु संख्यता और कोटि में अंतर 2011 सेट बी, 2013 सेट सी। आईएमपी क्वेश्चन है और अभी ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन। एक और अंतर लिख दिए, अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक और लिख दिए हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो 2 अंतर पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। अणु संख्यता और कोटि। अणु संख्यता क्या है, एक ही अभिकारक के अणुओं की संख्या। अणु संख्यता देखो, अभिकारक के अणुओं की संख्या, यहां पर भी लिखे अभिकारक के अणुओं की संख्या, दोनों के लिए लिखे अभिकारक के अणुओं, यहां भी लिखे अभिकारक के अणुओं। तो अभिकारक के अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को, ये नया वर्ड है, अणुओं की संख्या को, यही अणु संख्यता है। इसी को क्या बोलते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। ये लिख लेना आगे, कहते हैं। यहां पर भी देखो अभिकारक के अणुओं के, इस बार ये वर्ड है, यहां बोले हैं अणुओं की संख्या को अणु संख्यता कहते हैं। अभिकारक के अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन को कोटि कहते हैं, सांद्रण में परिवर्तन को कोटि कहते हैं। तो ये तुम्हारा याद हो, बस इतना ही याद रखना, अभिकारक के अणु यहाँ भी है, अभिकारक के अणु यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अणुओं की संख्या है, यहाँ अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन को कोटि। देखिए यह सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक मतलब देख के बता सकते। इधर देखो ना, जैसे सैद्धांतिक यहाँ बता रहे, अभिकारक एक अणु, अभिकारक एक अणु, तो 1 और 1 2 अणु, तो यहाँ देख के बता रहे, इसलिए ये सैद्धांतिक है, ये सैद्धांतिक और ये प्रायोगिक है। अब इसी अभिक्रिया को यहाँ लिखा हुआ हूँ, हाँ, लेकिन इसका कोटि कहाँ लिखा हूँ, 0 लिखा हूँ। तो भाई कोटि कैसे निर्धारित किए, प्रयोग से निर्धारित किए। यहाँ देख के बता रहा हूँ, इसके अणु 1 है, इसके अणु 1 है, तो 1 धन 1 2, तो अणु संख्यता 2। और यही अभिक्रिया के लिए लिखा हूँ कोटि 0। तो कोटि कहाँ से आया, प्रयोग से आया, देख के नहीं बताया। तो देख के बता रहे इसलिए सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल से आया इसलिए प्रायोगिक है। अच्छा, या इसका मान पूर्णांक हो सकता है। ये कभी देख, अणुओं की संख्या है और संख्या हमेशा पूर्णांक होता है, 1 2 3 4, तभी देख से 1 अणु 1 अणु, तो ये पूर्णांक होता है। और ये जो है ना प्रयोग से डिसाइड करते हैं, तो ये पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक मतलब दशमलव वाले, तो पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसका मान 0 हो सकता है, यदि ये शून्य कोटि का उदाहरण दिए, इसीलिए इसका मान 0 हो सकता है। तो एक और अंतर, अच्छा एक चीज़ और सुनो ना, 3 ही अंतर पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न है 2 धन 3, तो अंतर कितने तो पूछेगा 3। हम 5 लिख दिए हैं, फिर भी 3 पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस इसको याद रखो। अभिकारक के अणुओं की संख्या अणु संख्यता है, अभिकारक के अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन कोटि है। ये सैद्धांतिक है, मतलब इसमें देख के बता सकते 1 अणु 1 अणु 2 अणु। ये प्रायोगिक है, क्योंकि प्रयोग से डिसाइड हुआ इसका कोटि। इसका मान पूर्णांक हो सकता है, मतलब पूर्ण संख्या 2 4 5 6 से। इसका मान पूर्णांक के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये 0 हो सकता है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, देख लेना। एक और लिखे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि का अभिक्रिया। प्रथम कोटि का अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के घात 1, अभिक्रिया की दर अभिकारक के घात 1। तो ये पहला लाइन में देखो ना, यहाँ भी वही लिखे, अभिक्रिया की दर प्रथम कोटि है तो घात 1 है,
शून्य कोटि है तो घात 0, यही लाइन लिखे, अभिक्रिया की दर अभिकारक का सांद्रण, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण, प्रथम कोटि तो 1, शून्य कोटि तो 0। अच्छा इसमें लिखना, अब इसके अंदर ये लिखना, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसमें देखिए ये समझ याद रखने के लिए लिखे, लेकिन अंदर में क्या लिखोगे, यहाँ अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। और यहाँ पर देखो अभिक्रिया की दर घात 0 है, 0 मतलब 1, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ लिखना अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, यहाँ लिखना अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। हाँ, इसमें इसकी कोटि का मान 1 होता है, क्योंकि घात 1 है ना, यह प्रथम कोटि है तो कोटि का मान 1 होता है, इसमें कोटि का मान 0, क्योंकि शून्य कोटि है, घात 0 है, तो यहाँ कोटि का मान 1 होता है, यहाँ कोटि का मान 0 होता है। अच्छा ये देखो अर्ध आयुकाल, अब देख अभिक्रिया की दर को हटा के क्या लिखे, अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यहाँ नहीं लिखना। देखिए अभिक्रिया की दर है और ये क्या है, अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, और यहाँ लिखना अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो बस इसको याद रख लो ताकि वो याद हो जाएगा, अभिक्रिया की दर अभिकारक के घात 1, मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ बोलोगे अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। घात में 1 है, यह प्रथम कोटि, इसलिए इसकी कोटि 1 होती है, इसकी कोटि 0 होती है। अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यहाँ बोलना अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। हो गया, तो ये तुम्हारा 3 ही अंतर पूछेंगे, हम लोग 2 अंतर ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका तुम अपने से बना के लिख लेना। अर्नियस का समीकरण 2022 सेट सी में पूछा था, अर्नियस का समीकरण 2022 सेट सी में पूछा था। पढ़ते हैं अर्नियस का समीकरण। तो अर्नियस के अनुसार अर्नियस ने क्या बोला था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ई के घात माइनस EA/RT के समान बात है। अर्नियस ने यही बोला था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, मतलब हिंदी में लिखूं तो ये देखो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं, के किसके समानुपाती है बोला था, तो ये देखो ई के घात माइनस EA/RT, यही बोला था। अर्नियस के अनुसार अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो के है वो ई के घात माइनस ई के घात RT के समानुपाती। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं, के समानुपाती हटाए बराबर लिखिए ए लिखा गया, नियतांक क्या लिखा गया, ए, ई के घात माइनस EA/RT। यहाँ एक नियतांक लिखे, जहाँ ए एक स्थिरांक है, केमिस्ट्री में स्थिरांक बोलते हैं, जहाँ एक स्थिरांक है जिसे आवृत्ति गुणक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणक। और ये जो समीकरण आया, इस समीकरण को अर्नियस का समीकरण बोलते हैं। हेडिंग यहाँ नहीं, अर्नियस का समीकरण, तो यही समीकरण को बोलते हैं। यहाँ ए एक स्थिरांक है जिसे आवृत्ति गुणक कहते हैं, और इस समीकरण को अर्नियस का समीकरण कहते हैं। जहाँ ए एक स्थिरांक है, ये जो ए है एक स्थिरांक है जिसे आवृत्ति गुणक कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणक, और इस समीकरण को अर्नियस का समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसी को फिर दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ये जो है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग ले रहे थे, इधर भी लाग ले रहे थे, ये लॉग, ठीक है, ई के, इधर भी लॉग ले रहे थे, तो लॉग ई ए इंटू, ए के इंटू में ई के घात माइनस EA/RT। तो दोनों पक्षों में लाग लगा दिए ना, इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिए। अच्छा अब आगे ध्यान दो, यहाँ गुणा है, तो तुम लोग पढ़े हो log m इंटू n, ये होता है log m प्लस n, log m प्लस n, इंटू रहे तो प्लस में रहता है,
तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान देते रहना, लॉग ई के, यहाँ इंटू है तो उसको प्लस में लिखना है ना, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए प्लस लॉग ई के घात माइनस ई ए बटे आर टी। तो ये इंटू था तो इसको ये प्लस में 2 भाग बना दिए। अच्छा इधर देखो, एक और सूत्र है लॉग का, लॉग का एक और सूत्र है, यहाँ लिख दे रहे हैं, लॉग एम के घात एन, घात सामने आ जाता है, एन लॉग एम, घात क्या आ जाता है सामने। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सेम लिखना है, तो ये लॉग ई के, ये भी सेम लिखना है, लॉग ई ए। अच्छा घात यहाँ है, घात कहाँ आ जाएगा सामने, तो यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये सामने आएगा तो ई ए बट्टे आर टी, और यहाँ बचा लॉग ई। अच्छा एक और सूत्र है लॉग का, सेम के बेस में सेम होता है तो एक, ये ई है और ई है, सेम चीज़ हो गया तो एक होता है। अब ये तुम्हारा एक हो जाएगा, ये तुम्हारा एक हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा। तो अब क्या बचा, ध्यान से देखते रहना, ये लॉग ई के, इसको लिखे, फिर कौन सा चिन्ह है बराबर, लॉग ई ए, इसको लिखे, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस ई बटे आर टी। अच्छा और ये क्या हो गया तुम्हारा एक। अच्छा ये लॉग ई है, यहाँ भी लॉग ई है, आधार में ई है, तो एक हेडिंग डाल दिए, लॉग के आधार को, लॉग के आधार को 10 में लेने पर, लॉग के आधार को 10 में, तो ये ई को हटा के, लॉग ई को हटा के 10 कर रहे हैं, ई को हटा के क्या कर रहे हैं 10, तो लॉग, इस बार लिख रहे हो, लॉग ई को हटा के 10 कर रहे हैं, तो किसका फर्क पड़ता है 2.303, ई को हटा के 10 किए तो किसका फर्क पड़ा 2.3, यहाँ भी ई को हटा दिए और 10 किए, ई के जगह 10, तो किसका फर्क पड़ेगा 2.303 माइनस ई ए बटे आर टी, इन दोनों में ना, क्योंकि यहाँ ई हटा के 10 तो इसका फर्क, ई हटा के 10, इसमें कुछ नहीं किए, 2.303 का भाग यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ भी भाग देंगे तो ये कट जाएगा, देख ये कट जाएगा, तो log 10 के लिख दिए, ये बराबर, यहाँ 2.3 का भाग देंगे कट जाएगा, तो ये लिख दिए log 10 है माइनस ई ए बट्टे आर टी, लेकिन यहाँ भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ये रहेगा 2.303 रहेगा, यहाँ भाग देने से कट जाएगा, यहाँ भी भाग देने से कट जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो रहेंगे। अच्छा ये समीकरण 1 बोलती है, ताप T1 में दर स्थिरांक K1 है, ताप T1 में दर स्थिरांक K1 है, तो इधर देखो ये समीकरण में यहाँ पर T1 लिखेंगे और यहाँ पर K1, एक बार और सुन लो, ताप T1 में दर स्थिरांक K1 है, तो यहाँ T1 लिखेंगे और यहाँ K1, तो ये लिख दिए log 10, ये K1 बराबर log 10 है माइनस ई ए 2, ये T के जगह T1, वैसे ही और लिख दे रहे हैं, ताप T2 में दर स्थिरांक K2 है, ताप T2 में दर स्थिरांक K2, सेम लिखेंगे, इसको लिखे log 10 K2, log 10 K2, यहाँ पर ये सेम रहेगा, मतलब K है उसके जगह K2 लिखना है, माइनस ई ए बटे 2.303 आर, और ये T है उसके जगह T2, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, समीकरण 3, यहाँ K1, यहाँ T1, यहाँ K2, तो यहाँ T2, और समीकरण 3 माइनस 2 करते हैं, समीकरण 3 माइनस 2, 3 और 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 3। अच्छा इधर देखिए, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 10 K2 माइनस log 10 K1, इसमें इसको घटाएंगे, ये बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह, ये वाला
और ये वाला सेम है तो माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अच्छा माइनस करेंगे ना, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया इसलिए इसको पहले लिखेंगे, प्लस होने के कारण इसको पहले लिखेंगे। तो ये पहले लिख रहे हैं, देख लो EA/2.303R इसको पहले लिखेंगे, और ये माइनस वाला इसको बाद में, -EA/2.303R अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस में तो log का एक गुण है, माइनस में रहता है तो भाग में लिखते हैं, तो log 10 माइनस में रहता है तो भाग में K2/K1। अच्छा इनमें ध्यान देना, कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ 2.303 और यहाँ भी 2.303R, तो 2.303R कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा अब लास्ट लाइन log 10 K2/K1 E1 EA/2.303R इसको सेम लिखे, और इसमें एलसीएम, इसका गुणा इससे एलसीएम ले रहे थे, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, इन दोनों का, तो T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो ये तुम्हारा संक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक है। तो अर्नियस का समीकरण आता है तो लास्ट यहाँ तक जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो।